फ्रेंड्स, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छा ही होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं बीपीएससी ट्री 3.0 के लिए जो प्रैक्टिस सेट निकाला गया था प्लेटफॉर्म का, उन्हीं का प्रैक्टिस सेट नंबर 15। और ये आज प्रैक्टिस सेट का लास्ट वीडियो है। इसके बाद 3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया गया है, उसे हम देखेंगे। तो आज है लास्ट प्रैक्टिस सेट। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है जीके जीएस का कि सन 1931 ईस्वी में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? तो यह किया था फूलन प्रसाद वर्मा ने। और कब किया था? तो 1931 ईस्वी में। और बिहार समाजवादी पार्टी, एक है कांग्रेस समाजवादी पार्टी। कौन है? कांग्रेस समाजवादी पार्टी। कांग्रेस समाजवादी पार्टी। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना 1934 ईस्वी में की गई आचार्य नरेंद्र देव द्वारा। आचार्य नरेंद्र देव द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो यह थे विनोबा भावे। कौन थे? विनोबा भावे। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे। और द्वितीय सत्याग्रही कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी? इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी? तो यह लिखा था CR दास ने। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, CR दास ने। और कब लिखा था? तो 1917 ईस्वी में। CR दास को ही देशबंधु के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपना फैक्ट्री पटना में स्थापित की? तो 1632 ईस्वी में स्थापित की थी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और डच भारत आने वाले दूसरी दूसरी यूरोपियन कंपनी थी। डच भारत आने वाली दूसरी यूरोपियन कंपनी थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित की थी? तो कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित की गई थी। और इन्हीं बौद्ध संगति में, यानी चतुर्थ बौद्ध संगति में ही बौद्ध धर्म दो भागों में बंट गया, हीनयान और महायान संप्रदाय में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कौन सा पूर्व मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? तो यह था चोल साम्राज्य। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, चोल साम्राज्य। और चोल वंश का संस्थापक जो था वह विजयालय था। और इसकी राजधानी कहाँ थी? तो तंजौर या तंजावुर थी। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि 19वीं शताब्दी के 30वें दशक के प्रारंभिक चरण में अंग्रेजी व्यवस्था ने निम्न में से किस भू राजस्व प्रणाली में किसानों के साथ सीधे लगान का निर्धारण किया था? तो यह था रैयतवाड़ी बंदोबस्त। रैयतवाड़ी बंदोबस्त था। और रैयतवाड़ी व्यवस्था के जनक जो कहा जाता है वह मुंडो को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मुंडो को कहा जाता है। रीड एवं मुनरो जो थे रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू करने वाले प्रमुख व्यक्ति थे, रीड एवं मुनरो। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह, जिसे भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में भी जाना जाता है, के बाद भारत के अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को निर्वासित करके कहाँ भेज दिया गया था? तो बर्मा। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, बर्मा भेज दिया गया 1857 ईस्वी में। और इसकी मृत्यु जो हुई बर्मा में ही 1862 ईस्वी में हो गई। 1862 ईस्वी में बर्मा में बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो गई। अगला क्वेश्चन है कि बाल विवाह को निरुत्साहित करने वाला अधिनियम 1891 में मुख्यतः किसके अनुरोध पर पारित हुआ था? तो यह बेहराम जी मालाबारी के द्वारा पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। और इसी अधिनियम के तहत 12 वर्ष से कम आयु की कन्याओं के विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि ब्राह्मणों द्वारा भागवत धर्म को कब समान रूप से अपना लिया गया और वैष्णव धर्म को विशिष्टता से स्वीकार किया गया? तो यह किया गया था गुप्त काल में। कब किया गया था? गुप्त काल में। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि वह कौन सा यूनाइटेड किंगडम से संसद के 7 सदस्यों का एक समूह था जिसे ब्रिटिश भारत के लिए संवैधानिक सुधारों का सुझाव देने के लिए गठित किया गया था? तो यह था साइमन आयोग। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, साइमन आयोग। किससे संबंधित था? तो संसद के 7 सदस्यों का एक समूह था, इसी से संबंधित था, वैधानिक सुधारों का सुझाव देने के लिए। और ये इसके बाद है फ्रेजर आयोग। फ्रेजर आयोग जो है यह पुलिस सुधार से संबंधित था। किससे? पुलिस सुधार से संबंधित था। और सार्जेंट आयोग जो था यह शिक्षा से संबंधित था। किससे संबंधित था? शिक्षा से संबंधित था।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पूना समझौता पर किस किस ने हस्ताक्षर किए थे। पूना समझौता पर हस्ताक्षर पंडित मदन मोहन मालवीय और बी आर अम्बेडकर ने किया था। बी आर अम्बेडकर ने किया था। कब किया था? तो 24 सितंबर 1932 ईस्वी को, 24 सितंबर 1932 ईस्वी को किया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि गांधी इरविन समझौता में निम्नलिखित में से कौन सी एक शर्त नहीं रखी गई थी। तो खादी उत्पादन पर टैक्स हटाना, यह शर्त नहीं रखा गया था। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है जो है निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है। तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था, इसमें टीपू सुल्तान पराजित किया गया था और युद्ध में दिवंगत हो गया, यानी मृत्यु हो गया था इसका। और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, यह सब पूछा जाता है। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था 1767 से 1769 में हुआ था। 1767 से 1769 में प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 ईस्वी तक चला था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 तक चला था। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 ईस्वी तक चला था। 1792 ईस्वी तक चला था। कब तक चला था? 1792 ईस्वी तक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था, यह 1799 ईस्वी में हुआ था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो 1799 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था। तो यह शाहजहां ने करवाया था। किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। इसके बाद जो है शाहजहां के शासनकाल को मुगल स्थापत्य एवं वास्तुकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। शाहजहां ने आगरा का ताजमहल भी बनाया, दिल्ली का लाल किला भी बनवाया और दिल्ली के जामा मस्जिद भी बनवाया और लाहौर का शालीमार बाग भी बनवाया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा देश भू अवशिष्ट देश नहीं है। निम्न में से कौन सा देश भू अवशिष्ट देश नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। कौन सा हो जाएगा? बांग्लादेश। वह देश जिसमें समुद्री तटरेखा नहीं पाई जाती है उसे भू अवशिष्ट देश कहा जाता है। और बांग्लादेश जो है यह डेल्टाई प्रदेश है। डेल्टाई प्रदेश है। बांग्लादेश को नदियों का देश कहा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वह पर्वत शिखर है जो भारतीय राज्य नागालैंड और म्यांमार के सगाइंग श्रेणी की पहाड़ी सीमा पर आसपास की चोटियों से ऊपर दिखाई देता है। तो यह है माउंट सारामती। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा माउंट सारामती। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि दो सागरों अथवा जलाशयों को जोड़ने वाली संकरी जलपट्टी को क्या कहते हैं। तो इसे जलडमरू मध्य कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा जलडमरू मध्य। अगला क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। किस राज्य में, भारत में किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। तो यह है अरुणाचल प्रदेश में। कितना है? तो 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करता है। और बिहार में कितना करता है सबसे अधिक? 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि महासागरों के तटीय भाग में जल वाला मुख्य भाग जो रचना के अनुसार महाद्वीपों के मुख्य भाग में पड़ता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे महाद्वीपीय मग्न ढाल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिणी गोलार्ध में समताप रेखाओं का कम टेढ़ी मेढ़ी होने का प्रमुख कारण है। तो यह है विशाल महासागरीय दबाव। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा विशाल महासागरीय दबाव। और भूमंडल पर जो तापमान का वितरण होता है यह समताप रेखाओं द्वारा दिखाया जाता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रदेशों में से किसमें मुख्यतः शीत ऋतु में वर्षा होती है। शीत ऋतु में वर्षा किसमें होती है? तो भूमध्य सागरीय प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। और भूमध्य सागरीय प्रदेश में औसत वार्षिक वर्षा जो होती है वह 35 से 90 सेंटीमीटर तक होती है। 35 से 90 सेंटीमीटर तक होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि माउंट आबू पहाड़ियों का गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। तो यह अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। और गुरु शिखर की ऊंचाई जो है यह 1722 मीटर है। कितना है? 1722 मीटर है।
इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा हिल स्टेशन मध्य हिमालय में पड़ता है? मध्य हिमालय में पड़ता है तो यह है दार्जिलिंग हिल स्टेशन। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा दार्जिलिंग हिल स्टेशन। यह मध्य हिमालय में पड़ता है और उत्तर पश्चिम बंगाल में पड़ता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य पाकिस्तान की सीमा से सटे हुए हैं? तो यह है गुजरात, पंजाब और राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। हरियाणा की सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती है, गुजरात की लगती है, पंजाब की लगती है, राजस्थान की लगती है, इसके बाद लद्दाख की लगती है और जम्मू कश्मीर की भी लगती है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 14 से 18 में समानता का अधिकार है, समता या समानता का अधिकार है। इसके बाद अनुच्छेद 19 से 22 में जो है वह स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 23-24 में जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार है। अनुच्छेद 25 से 28 तक में क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। और अनुच्छेद इसके बाद 29-30 में क्या है? अनुच्छेद 29-30 में है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 32 में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य में लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा क्षेत्रों की संख्या सर्वाधिक है? तो यह है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कितना है? तो यह 403 विधानसभा क्षेत्रों की संख्या है। और विधानसभा सीटों की संख्या जो हो सकती है वह अधिकतम कितना हो सकती है? 500 हो सकती है और न्यूनतम कितना है? तो 60 निर्धारित किया गया है। इसके अपवाद भी हैं, कहीं 32 है, जैसे पुदुचेरी में 30 है, सिक्किम में 32 है, गोवा में 40 है, मिजोरम में 40 है। ये सब क्या है? अपवाद है जहाँ पे 60 से कम विधानसभा सीट की संख्या है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए योग्यता रखने वाले व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करेगा। इस बात का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 165 में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है या मनोनीत किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। और बिहार दरोगा में 2023 में पूछा गया था कि किस सभा यानी किस सदन से 12 सदस्य नियुक्त किए जाते हैं, 12 सदस्यों को नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा? तो वह आंसर था राज्यसभा। घुमा के क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा तथा विधानसभा के चुनाव में मतदान के लिए मताधिकार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन अधिनियम में किया गया? तो 61वां संविधान संशोधन के द्वारा यह किया गया था। और 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो यह हुआ था 1989 ईस्वी में। कब हुआ था? 1989 ईस्वी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमा कर सकते हैं? तो अनुच्छेद 72 के तहत। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राज साधन है साध्य नहीं है, यह सिद्धांत किसका है? तो उदारवाद का। यह कथन किसका है? तो यह कथन उदारवाद का है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने 1985 में अखिल असम गण संग्राम परिषद के साथ असम समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो यह राजीव गांधी के समय में किए थे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और राजीव गांधी का जो कार्यकाल था वह कितना से कितना ईस्वी तक था? राजीव गांधी का कार्यकाल 1984 से 89 ईस्वी तक था। 1984 से 89 ईस्वी तक राजीव गांधी प्रधानमंत्री का कार्यकाल रहा था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि प्रथम लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष, यहाँ पे गौर कीजिएगा, उपाध्यक्ष पूछा है तो उपाध्यक्ष कौन थे? प्रथम लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष जो थे तो यह थे M.A. अयंगर। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। और G.B. मावलंकर जो थे यह प्रथम अध्यक्ष थे G.B. मावलंकर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि प्रत्येक व्यक्ति जो संविधान के भाग 2 के उपबंधों में से किसी के अधीन भारत का नागरिक है या समझा जाता है, ऐसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए जो संसद द्वारा बनाई जाए
बनाई जाए भारत का नागरिक बना रहेगा। इस बात का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसके चर्चा जो है अनुच्छेद 10 में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। इसके बाद अनुच्छेद 11 में जो है संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना। और अनुच्छेद 9 में क्या है कि अगर आप विदेशी राज्य की नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं तो आपका जो है भारत में नागरिकता खत्म हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि संसदीय शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता निम्न में से कौन है? तो यह है कार्यपालिका का विधायपालिका के प्रति उत्तरदायी होना। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि 5 विकासशील देशों के अंतर्राष्ट्रीय संगठन ब्रिक्स में से कौन से देश शामिल हैं? तो ब्रिक्स में 5 देश शामिल हैं, ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। और ब्रिक्स की जो प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ था, ब्रिक्स का प्रथम सम्मेलन जो हुआ था वह रूस के येकातेरिनबर्ग में हुआ था 2009 ईस्वी में। कब हुआ था? 2009 ईस्वी में प्रथम सम्मेलन हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम स्टॉक एक्सचेंज किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो 1875 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा 1875। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत की पहली औद्योगिक नीति जारी हुई थी। तो यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है हर एक एग्जाम में। भारत की पहली औद्योगिक नीति 6 अप्रैल 1948 ईस्वी को जारी हुई थी। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह हैदराबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान की स्थापना 1958 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1958 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किस देश का विकास जो समान रूप से निम्न में से किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? तो किसी देश का जो है विकास का जो माप किया जाता है वह प्रति व्यक्ति आय के द्वारा ही किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। और भारत की राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय की गणना का प्रथम प्रयास जो किया था यह दादा भाई नौरोजी ने 1867-68 ईस्वी में किया था। 1867-68 ईस्वी में किया था। और प्रति व्यक्ति आय इसने कितना बताया था? 20 रुपया बताया था। कितना बताया था? 20 रुपया बताया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक की दर को कम करने के फलस्वरूप क्या होता है? तो बाजार की तरलता जो होती है वह बढ़ जाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक पंचशील का सिद्धांत नहीं है? पंचशील का सिद्धांत नहीं है तो गुटनिरपेक्षता जो है यह पंचशील का सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था जो है यह मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गिल्ड एज में व्यापार संबंधित है। गिल्ड एज में व्यापार संबंधित है तो यह ऋण पत्रों के व्यापार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया के प्रक्रम में प्राप्त मुख्य उत्पाद क्या होते हैं? तो यह जल और लवण होते हैं। जल का सूत्र क्या होता है? H2O होता है। और भारी जल का सूत्र D2O होता है। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रमा की सतह से देखने पर किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा? तो वह काला दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा। ऑप्शन में नहीं दिया गया था काला। और काला क्यों दिखाई देता है? क्योंकि अंतरिक्ष यात्री आकाश में ऊंचाई पर होते हैं जहां वायुमंडल नहीं होता है और न ही वहां पर किरणन हो पाता है, इसलिए आकाश का रंग जो होता है वह काला दिखाई देता है। आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती है। इस तथ्य का तात्पर्य है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं के हमेशा क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर एक अद्वितीय मान होता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है कि जब हम पानी से भरे स्विमिंग पूल के फर्श को देखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि वह इसकी वास्तविक गहराई से कम गहरा है। तो यह किसके कारण होता है? तो यह अपवर्तन के कारण होता है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। अपवर्तन के कारण ही दूरबीन कार्य करता है।
जल में तैरती मछली का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। तारा टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। अपवर्तन के ही कारण सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का जल्दी एवं देर तक दिखना जो होता है, यह भी अपवर्तन के कारण ही होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि यदि अपवर्तनांक का मान बढ़ता है तो होता है तो प्रकाश की दिशा में विचलन बढ़ता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि माध्यम 1, 2 और 3 के अपवर्तनांक क्रमशः 1.50, 1.50, 1.36 और 1.54 है। यदि माध्यम में प्रकाश की चाल क्रमशः V1, V2 और V3 हो तो इनके बीच निम्न में से कौन सा संबंध सही है? तो V2 ग्रेटर देन V1 ग्रेटर देन V3। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। यानी क्या होगा, V2 का जो चाल होगा, V2 का चाल या वेग जो होगा वह सबसे अधिक होगा। V1 का जो चाल होगा वह V3 से अधिक होगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि डैश के बीच की दूरी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाती है? वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। और दर्पण और लेंस से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, आप इसे ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि किसी परिनालिका में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता निम्न में से किस कारक पर निर्भर नहीं करती है? तो किस कारक पर निर्भर नहीं करती है? तो क्रोड सामग्री के रूप में लकड़ी की छड़ का उपयोग किए जाने पर। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि धातु की अभिक्रियाशीलता श्रेणी के अनुसार इनमें से कौन सी धातु सबसे कम सक्रिय है? तो वो सबसे कम सक्रिय धातु है सीसा। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ऐसे क्रियात्मक समूह जिसमें एक से अधिक ऑक्सीजन परमाणु होते हैं डैश कहलाते हैं? तो वह कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाते हैं। कार्बोक्सिलिक का अम्ल का सूत्र होता है COOH। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि कार्बन श्रृंखलन गुण प्रदर्शित करता है डैश के कारण? तो इसका जो आकार, इसका छोटा आकार और कार्बन बॉन्ड की अधिक ताकत के कारण कार्बन श्रृंखलन गुण प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। और इस प्रकार का 2-4 क्वेश्चन जो है आपको अच्छा से समझ नहीं आया होगा तो यह जो है आप PDF लेकर PDF में अच्छी तरीक़ा से पढ़ सकते हैं। आप PDF का कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किसी पदार्थ को रेडॉक्स अभिक्रिया में अपचयित कहा जाता है यदि वह हाइड्रोजन प्राप्त करता है या ऑक्सीजन खो देता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका उपयोग भोज्य पदार्थ में स्टार्च की उपस्थिति ज्ञात करने के लिए किया जाता है? तो आयोडीन विलयन का। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधातुओं के संबंध में दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो अधातुएं प्रकृति में विद्युत ऋणात्मक होती है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर बंध बनाती है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि एल्केन के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो यह जो होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एक या एक से अधिक एकल बंध होते हैं। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में धूसर हो जाता है किसके कारण? तो प्रकाश द्वारा सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर और क्लोरीन में अपघटन होता है, इसी कारण यह धूसर हो जाता है सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन जो है कि निम्न में से कौन से घटक प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है? तो यह है कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश और पर्णहरित, जिसे क्लोरोफिल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है कि निम्न में से किन प्राणियों के शरीर का तापमान वातावरण के तापमान पर निर्भर नहीं होता है? वातावरण के तापमान पर निर्भर नहीं होता है। तो पक्षी और स्तनधारी का जो होता है वह शरीर वातावरण के तापमान पर निर्भर नहीं करता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है कि यीस्ट कोशिकाओं द्वारा अवायवीय किण्वन की भांति ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पायरुवेट डैश में परिवर्तित हो जाता है? तो यह एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है, यानी परिवर्तित हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से कथन सही है?
तो सभी बच्चों में एक्स गुणसूत्र उनकी माँ से वंशागत होते हैं, तो ये सही है। जिस बच्चे में उसकी माँ से एक्स गुणसूत्र वंशागत होता है वह लड़की होगी, नहीं। पिता से अगर एक्स गुणसूत्र प्राप्त होता तो वह लड़की होती है, जैसा कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है, ये सही है। महिलाओं में एक आदर्श लिंग गुणसूत्र युग्म होता है, दोनों को एक्स कहा जाता है, ये भी सही है। यानी 1, 3 और 4 सही है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि क्या सुरक्षित यौन संबंध ही HIV के संक्रमण को रोकने का एकमात्र तरीका है? तो नहीं, इसके अन्य तरीके भी हैं, जैसे संक्रमित सुइयों के उपयोग एवं संक्रमित रक्त या आधान को रोकना, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि वसा संग्रहित करने वाले उत्तक को क्या कहा जाता है? तो इसे वसामय उत्तक कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। और वसामय उत्तक जो होता है वसा को संश्लेषित, संचय एवं इसका उपापचय करते हैं, वसामय उत्तक। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वह है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ वृक्क द्वारा पुनः अवशोषित नहीं किया जाता है? तो यह है क्रिएटिनिन, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, क्रिएटिनिन। अगला क्वेश्चन जो है कि निम्न में से कौन सा द्विलिंगी पुष्प है? तो यह है गुड़हल और सरसों, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है कि इनमें से कौन केचुए का श्वसन अंग है? केचुए का श्वसन अंग त्वचा होता है, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जब हम समान श्वसन के दौरान उच्छ्वसन करते हैं तो क्या होता है? तो फेफड़ों में हवा की एक अवशिष्ट मात्रा बनी रहती है, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है कि किशोरावस्था लगभग 11 वर्ष की आयु से शुरू होती है और डैश तक रहती है? तो यह 11 वर्ष से लेकर 18 या 19 वर्ष की आयु तक होती है किशोरावस्था। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है कि मासिक धर्म के दौरान क्या होता है? मासिक धर्म के दौरान गर्भाशय स्तर शेड है, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी पारिस्थितिक तंत्र में एक अजैविक घटक की एक जैविक घटक के साथ अनुनय क्रिया को दर्शाता है? तो यह है मेढक द्वारा टिड्डे को अपना भोजन बनाना, ये भी सही है और ऑप्शन में ये भी सही दिया गया है। सॉल्यूशन में जो है ऑप्शन नंबर ए दिया गया है और आंसर में जो दिया गया है ऑप्शन नंबर सी दिया गया है। तो आप इनमें से बताइएगा कौन सा सही होगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि पर्यावरण के विभिन्न घटकों के बीच ऊर्जा प्रवाह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो सही कथन की पहचान करना है। तो प्रत्येक पोषी स्तर पर्यावरण में ऊष्मा के रूप में कुछ ऊर्जा का क्षय करता है। प्रत्येक पोषी स्तर पर्यावरण में ऊष्मा के रूप में कुछ ऊर्जा का क्षय करता है, ये भी सही है। ऊर्जा का प्रवाह जो होता है वह एक दिशीय होता है, ये भी सही है। हरे पौधे पत्तियों पर पड़ने वाली सौर ऊर्जा में से लगभग 10% नहीं 1% को ही अवशोषित कर पाता है। तो ये कथन गलत है, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, एक से अधिक सही है, ए एवं बी दोनों सही है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि वह एकमात्र वस्तु क्या है जो हमें प्राकृतिक संसाधनों से नहीं बल्कि सीधे पृथ्वी के बाहर से प्राप्त होते हैं? तो वह है ऊर्जा, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, ऊर्जा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सार्वजनिक स्थलों पर चाय बेचने के लिए प्लास्टिक के कपों के स्थान पर कागज़ के कपों का उपयोग क्यों किया जाना चाहिए? तो कागज़ के जो कप होते हैं वह जैव निम्नीकरणीय होते हैं, यानी यह वायुमंडल में जो होता है यह मिट्टी के द्वारा सड़ गल जाता है, जिसका अपघटन यानी पुनः दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाता है, वह जैव निम्नीकरण कहलाता है। इसे परिभाषा के रूप में क्या कह सकते हैं जैव निम्नीकरण को? तो वे पदार्थ जो सूक्ष्मजीवों द्वारा आसानी से विघटित हो जाते हैं जैव निम्नीकरण पदार्थ कहलाते हैं, जैसे मृत जीवों के शरीर, मानव मलमूत्र, खाद्य पदार्थ। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि
उस भौतिक रासायनिक प्रक्रिया का नाम बताएं जिसके द्वारा पौधे प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो यह है प्रकाश संश्लेषण। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ से करेंट अफेयर का शुरू होता है कि विश्व भर में प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस 23 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। 4 जनवरी को लुई ब्रेल दिवस मनाया जाता है। यहाँ 4 फरवरी दिया गया है। 4 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? लुई ब्रेल दिवस मनाया जाता है। 16 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 16 अक्टूबर नहीं, 16 सितंबर को जो है विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। और 8 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप बताइएगा 8 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि 2024 में भारत के जलमार्ग से आयात निर्यात के लिए चर्चा में रहे सुल्तानगंज बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो सुल्तानगंज बंदरगाह जो है यह बांग्लादेश में स्थित है। और इससे भारत और बांग्लादेश के बीच जो है यह जब से बना सुल्तानगंज बंदरगाह, तो इससे भारत और बांग्लादेश की दूरी जो थी पहले 800 किलोमीटर समुद्री जलमार्ग से थी, अब वर्तमान में कितना हो गया है? मात्र 19 किलोमीटर। 800 से घटकर मात्र 19 किलोमीटर रह गया है। अगला क्वेश्चन है कि एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस देश ने जीता? तो यह भारत देश ने जीता। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। भारत देश ने जीता तो किस देश को हराकर? ईरान देश को हराकर। और ये कहाँ पे आयोजन किया गया था इसका? तो इसका आयोजन दक्षिण कोरिया में किया गया था। कहाँ किया गया था? दक्षिण कोरिया में किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रथम बार शपथ ग्रहण बिहार के मुख्यमंत्री पद के लिए कब किया था? तो यह किया था मार्च 2000 ईस्वी में। और सबसे अधिक बार मुख्यमंत्री पद के शपथ लेने वाले मुख्यमंत्री कौन है? तो यह है नीतीश कुमार। कौन है? नीतीश कुमार हैं। और कितना बार लिया है शपथ? तो 9 बार लिया है। 9वीं बार कब लिया? तो 28 जनवरी 2024 को लिया है 9वीं बार शपथ ग्रहण। 28 जनवरी 2024 ईस्वी को लिया है शपथ ग्रहण सबसे अधिक बार नीतीश कुमार ने। अगला क्वेश्चन है कि 2023 में यूके संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा सशक्त महिला आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया मायरा ग्रोवर को। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा मायरा ग्रोवर। किस देश ने आईसीसी अंडर-19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2024 का फाइनल जीता है? तो यह जीता है ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में किस वर्ष तक विकसित भारत का लक्ष्य रखा गया है? तो 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य रखा गया है। किस वर्ष तक? 2047 तक। और 2047 तक भारत सरकार द्वारा एनीमिया उन्मूलन का भी लक्ष्य रखा गया है। एनीमिया उन्मूलन का लक्ष्य 2047 तक ही भारत सरकार द्वारा रखा गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में फरवरी 2024 में अंतर्राष्ट्रीय जल सम्मेलन 2024 की प्रस्तावना कहाँ संपन्न हुआ? तो यह मेघालय के शिलोंग में संपन्न हुआ। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई ड्राइव करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो यह पहली महिला कौन बनी है? पहली महिला की बात किया जाए तो यह हो जाएगा पहली महिला की बात किया जाए तो यह हो जाएगा शीतल महाजन। पहली महिला की बात 21,500 फीट से, तो यह हो जाएगा शीतल महाजन। और माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली पहली भारतीय महिला यह है बछेंद्री पाल। ऑप्शन नंबर ये जो भी सिम दिया गया था यह गलत था। अगला नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहाँ बीच गेम्स का उद्घाटन किया है? तो दादर नगर हवेली, दमन और दीव में किया है। किस बीच पर किया है? तो घोघला बीच पर किया है। घोघला बीच पर बीच गेम्स का आयोजन किया है। तो इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि फरवरी 2024 में किस कंपनी ने अपने जलवायु कार्यों और पर्यावरण प्रदर्शन के लिए शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो यह अडानी कंपनी यानी अडानी ग्रुप ने किया है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि सुमित नागल किस खेल से संबंधित है। तो सुमित नागल जो है यह टेनिस खेल से संबंधित है। किस खेल से संबंधित है? टेनिस खेल से। यह भारत के स्टार टेनिस खिलाड़ी है। कौन? सुमित नागल। इसी ने 12 फरवरी 2024 को खेले गए चेन्नई चैलेंजर एटीपी टूर्नामेंट के पुरुष एकल के फाइनल में शानदार जीत दर्ज की। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें व्हाट्सएप के नंबर से संपर्क कर सकते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।